एम्स में मौजूद हैं इस वक्त। इस सबके बीच कांग्रेस के तमाम टॉप लीडरशिप कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की वजह से कर्नाटक के बेलगावी में थे। तमाम कांग्रेस के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है और सभी नेता दिल्ली लौट रहे हैं। उनके साथ चर्चा करने का, उनकी एक तो जानकारी जबरदस्त थी, चाहे आर्थिक विषय हो चाहे दूसरे विषय हो। दूसरे वो मतलब राजनीति में ईमानदारी क्या होती कोई उनसे सीखे। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते, मतलब यहां तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने देते थे कि ज्यादा हो। एक बार उनके घर में बरामदे में पानी आ रहा था पीएम हाउस में, तो सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर जो है वो कैनोपी लगा रहा था छतरी ताकि पानी अंदर न जाए। वो आ गए, उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हो, उनका सब ये पानी अंदर आता है इसलिए लगा रहे। कितने खर्च आएगा? 30,000 रुपए। तो बिल्कुल मत लगाओ। उन्होंने काम रुकवा दिया। तो इस तरह सरकारी पैसे को ही बचाते थे, बहुत ही जो है सादगी से रहते थे। कभी किसी की आलोचना नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं करना। और उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा। बहुत लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन इतिहास हमको याद करेगा कि जो है किस तरह हमने क्या काम किया, इसका योगदान लोग बाद में याद करेंगे। सच में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हम भुला नहीं सकते। और मुझे रह रहे की याद उनकी आती है, कैसे उनके साथ बैठ के क्या क्या बातें होती थी। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने गांव में होके आऊं, लेकिन वो गांव पाकिस्तान में है, झेलम जिले में। तो मैंने कहा वहां क्या देखना चाहते हैं आप? आपका घर है वहां पे? कहने नहीं, घर तो नहीं, लेकिन उस स्कूल में जाना चाहते हैं जहां हम क्लास 4 तक पढ़े थे। तो ये उनके मन में वो इच्छा हमेशा रह गई, वो नहीं पूरी हो पाई। लेकिन मैं बताता हूँ, हर एक को अपना बचपन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनकी माँ बहुत ही कम उम्र में, जब वो थे बिल्कुल उन्हें होश भी नहीं था, बहुत छोटे थे, तभी उनकी माँ का निधन हो गया था। तो उनके दादा दादी ने उनका पालन किया था। और पिताजी उनके तो वहां पेशावर में काम करते थे। तो उन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष किया। और इसके बाद जो है पढ़ाई में अव्वल थे, और उसके बाद उन्होंने टॉप किया अपने इंटरमीडिएट लेवल पे भी, हाई स्कूल लेवल पे, और इसके बाद में भी, और यूनिवर्सिटी स्तर पे भी, और बाद में विदेश भी गए और देश में तमाम पदों पे रहे। तो उनका अनुभव, उनका ज्ञान और उनका सोच, इन तीनों ने जो भारत को मजबूत बनाने में, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया और कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके जितने आर्थिक सुधार हैं सब डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। आर्थिक सुधारों के बड़े नायक डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं रहे हैं, इसीलिए उन्हें याद किया जा रहा है। न सिर्फ उनके इस आर्थिक सुधार की वजह से, बल्कि 10 साल का उनका जो कार्यकाल रहा है उसे पूरा देश याद कर रहा है। तमाम मेरे साथ मेरे सहयोगी तो जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक विनोद शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। विजय त्रिवेदी जी भी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहां पर। विजय जी, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर सामने आई है। विजय जी, कैसे देखेंगे आप उनके इस पूरे राजनीतिक जीवन को? आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है। सर, मनमोहन सिंह जी के राजनीतिक जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने देश को एक आर्थिक, जो पूरा का पूरा मूवमेंट था, आर्थिक बदलाव जो है, उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके जो एक लेखक रहे, उनके साथ काम भी किया संजय बारू साहब, उन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा था। लेकिन मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान की अर्थनीति को पूरी की पूरी तरह से बदल दिया। जो लाइसेंस राज था उसको खत्म करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। और जो जिसे कहना चाहिए लिबरलाइजेशन की बात, उदारीकरण पर उन्होंने जो काम किया, नरसिम्हा राव के साथ रहते हुए, नरसिम्हा राव के वित्त मंत्री को रहते हुए जो काम किया, उसमें बताया गया कि भाई पीसी अलेक्जेंडर साहब थे, उन्होंने उनका नाम एडवाइस किया था और उसके बाद उनको लिया गया। और नरसिम्हा राव ने कहा था कि अगर ये जो आपकी नीति है वो सफल रही तो उसका क्रेडिट मैं लूंगा, और अगर फेल हो गई या गालियां खानी पड़ी, नाराजगी झेलनी पड़ी, तो वो आपको झेलनी पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने उस पर काम किया। और जब वो प्रधानमंत्री बने
तब भी राजनीति से दूर वो देश के विकास को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तमाम तरह से वो अपना काम करते रहे। एक और महत्वपूर्ण बात, जो लोग उनको सॉफ्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखते हैं, उन्हें 2008 का जो हमारा न्यूक्लियर एग्रीमेंट था, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर जो फैसला सरकार ने किया, वो बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें उनके सहयोगी दल, वामपंथी जो दल थे उस सरकार में, यूपीए, वो छोड़कर चले गए थे। उसके बाद भी उन्होंने उस फैसले को आगे बढ़ाया, न केवल उसको आगे बढ़ाया, और उसके बाद दोबारा 2009 में कांग्रेस की सरकार फिर से चुन के आई और फिर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था 2004 में, वो भी बहुत ऐतिहासिक फैसला मैं मानता हूं कि जब वो कांग्रेस और यूपीए गठबंधन जीत कर आया, सेंट्रल हॉल में मीटिंग हो रही थी, कांग्रेस के लोग सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। वो दृश्य मुझे आज भी याद है, वो सीन आज भी याद है कि जब सोनिया जी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार नहीं है, और उसके बाद मनमोहन सिंह जी का नाम आया और उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में एक गैर राजनीतिक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जिस तरह का कार्यकाल उनका रहा, तमाम राइट्स को लेकर, फिर उसके बाद मनरेगा को लेकर, एक 10 साल का कार्यकाल, इतना कुछ करने की उनकी तरफ से कोशिश की गई, जिसको लेकर आज भी देश उनके इस योगदान को याद कर रहा है। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, सुरक्षा खाद्यान्न को लेकर हो, या फिर मनरेगा हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो चारों बड़ी योजनाएं हैं जो अब भी सरकारें चला रही है, जिनको लेकर पहले उनकी आलोचना भी हुई थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण अधिकार दिए है, जो राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है, फूड की जो बात हो रही है, जिस पर आज हमारी स्कीम चल रही है राइट टू फूड का, वो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार था। और मनरेगा एक ऐसा था जिसने गरीबों को, मुश्किल में जो लोग रह रहे थे, जिंदगी मुश्किल से जीते थे, उनको जीने का एक तरह से अधिकार दिया था, मौका दिया था। और मनरेगा ही एक ऐसी योजना थी जिसने 2008 की कांग्रेस सरकार को 2009 में वापसी दिलाई थी, जो एक संकट का विषय लग रहा था। और उससे भी महत्वपूर्ण, जब 2012-13 में मनमोहन सिंह सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी, उसमें बहुत सारे मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तब भी किसी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई। तो एक भ्रष्ट सरकार, सो कॉल्ड, जिसे उस जमाने में कहा गया था, उसका एक ईमानदार प्रधानमंत्री के तौर पर वो निकले, जिसे कहा जाता है कि राजनीति की जो कोठरी है वो काली कोठरी होती है और उसमें से बिना दाग के नहीं निकला जा सकता। लेकिन मनमोहन सिंह उसका एक्सेप्शन है, जिसे कहा जा सकता है कि वो बिना दाग के उस राजनीति की जो काली कोठरी थी, उसमें से निकल कर आए। और उन्होंने बहुत बड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अल्पसंख्यकों को लेकर भी उसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए मनमोहन सिंह जी को, कि उनके रहते हुए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद बड़े बदलाव किए गए। उनके एक बयान को लेकर भी कुछ विवाद हुआ, लेकिन उनकी भूमिका, उनकी जो मंशा थी वो कुछ और थी। लेकिन मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए, और इसलिए भी कि किस तरह की शांत रहकर भी अपनी बात को मजबूती से आप रख सकते हैं, और कम शब्दों में भी जब आप कुछ बोलते हैं या कुछ करके दिखाते हैं तो फिर लोग आपकी तारीफ करने पर मजबूर होते हैं। हर चीज को जिस तरह से वो ओन करते थे कि कुछ सही हुआ है तो सरकार मेरी है, मेरी जिम्मेदारी है, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी भी जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे उन्होंने कदम नहीं खींचे। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कोई भी चीज पर जो फैसला किया उससे अपनी जिम्मेदारी को नहीं टाला। जो आमतौर पर राजनेताओं की एक आदत हम देखते हैं कि जब सफलता हो तो वो उसका सेहरा बांधने को तैयार होते हैं, लेकिन जब नाकाम हो तो वो उससे बचने की कोशिश करते हैं। मनमोहन सिंह उससे इतर थे। और मनमोहन सिंह को हम लोग इससे तो याद करते ही हैं, वित्त मंत्री के तौर पर भी, प्रधानमंत्री के तौर पर भी, लेकिन वो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। उस समय भी बहुत बड़े बदलाव उन्होंने रिजर्व बैंक को लेकर किए। और उससे पहले 70s में वो वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार भी रहे, तो उस समय भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। तो दुनिया भर में एक प्रमुख अर्थशास्त्री के तौर पर किसी भारतीय का नाम लिया जाता है तो उसमें मनमोहन सिंह जी का नाम ऊपर आता है। और उनसे एक बात आप सीख सकते हैं कि राजनीति से इतर रहकर भी राष्ट्र के विकास के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, नेशनल की इकोनॉमी के लिए और सबसे गरीब आदमी के लिए कैसे काम किया जा सकता है। और विनम्र तरीके से काम करने वाले लोगों में से जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था तो वो जहां रहते थे बहुत कम लोग उनको जानते थे। और उस समय तक उनके पास सरकार के जो कांग्रेस पार्टी की एम्बेसडर हुआ करती थी, वही उनके साथ चलती रही बहुत लंबे समय तक। कोई दिखावा, किसी तरह का तामझाम
मनमोहन सिंह के साथ नहीं रहता था। एक संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी से जरा अपडेट मैं लेने की कोशिश करूंगा। संजीव, किस तरह की अपडेट से कांग्रेस की तरफ से कल के कार्यक्रम को लेकर, या कैसे उनका पार्थिव शरीर कहां रखा जाएगा, दर्शनों, क्या इसको लेकर कोई अपडेट्स आई हैं? देखिए, एक स्तब्धता है फिलहाल कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके बीच, और सभी अपनी पहली प्रतिक्रिया तक नहीं दे पाए हैं। सब उनके साथ गुजारे हुए लम्हों को, उन क्षणों को याद कर रहे हैं। 10 साल का एक लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर, और उसके पहले 90 के दशक में वित्त मंत्री के तौर पर उनका लंबा कार्यकाल। कुछ लोग उन्हें उनके पहले से भी जानते थे जब वो RBI में काम कर रहे थे गवर्नर के तौर पर। लाजमी है कि इतने लंबे कार्यकाल के साथ ही उन्हें जिस तरह से याद कर रहे हैं, इस वक्त कांग्रेस पार्टी में ऐसा लगता है कि एक गजब की चुप्पी और शांति है। संभवतः इंतज़ार किया जा रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यहाँ पहुँचें। वो विमान में सवार हैं और विमान थोड़ी देर में दिल्ली पहुँचने वाला है। वो सीधे एम्स जाएंगे और उसके बाद विनोद शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक संपादक है विनोद शर्मा जी। आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने कार्यकाल की जब थी UPA 2 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो उनके लफ्जों के साथ ही आपसे मैं शुरू करूंगा। हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। तो आज जब उनके निधन की खबर आई तो पूरा देश और दुनिया कैसे याद कर रहा है पूर्व प्रधानमंत्री, एक बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को? चले, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं। विनोद शर्मा जी, अगर मेरा सवाल आप तक पहुंच पाया हो तो प्लीज आप इसका जवाब दें। बोलो भाई, बोलिए, मैंने सुन लिया आपका सवाल। जी प्लीज प्लीज। ऐसा है कि अभी जो उनकी शान में लोग बातें कर रहे हैं, जब वो जिंदा थे तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनकी पर्सनैलिटी को तितर बितर, उसको तार तार करने में इन लोगों ने। उन पर क्या आरोप नहीं लगे? उनको अपनी काबीना को, अपनी कैबिनेट को इंट्रोड्यूस करने का सदन को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया। यह माना गया कि वो आदमी बहुत सेंसिटिव है, पढ़ा लिखा है और किसी तरह से तरह के आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहेगा। तो ये मानते थे जो उस वक्त के तात्कालीन विरोधी थे कि अगर इन पे निशाना साधेंगे तो जो वीकेस्ट लिंक है चेन में, वो टूट जाए। और मैं इस बात को जाती तौर पे जानता हूं कि जब हमारे मुरली मनोहर जोशी ने राज्यसभा में ये खड़े होके कहा कि लाइक द मिनिस्टर विच वाज शिबू सोरेन, द प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो फ्यूजिटिव फ्रॉम द हाउस, भागे हुए हैं हाउस से, तो उस वक्त लगभग तय कर लिया था मनमोहन सिंह जी ने कि वो त्याग पत्र दे देंगे। किसी तरह से वो सिचुएशन सेव हो गई और मनमोहन सिंह बने रहे। उनकी सारी उम्र उन पे आरोप ही लगे, जब तक वो प्रधानमंत्री थे आरोप ही लगते रहे। यहां तक कह दिया गया कि वो जासूसी कर रहे थे, भारत की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। मणिशंकर अय्यर की जो डिनर पार्टी थी एक सफीर के लिए पाकिस्तानी, उसको अटेंड करके, मैं समझता हूं कि आज के दिन जब पीछे मुड़ेंगे और जो उनकी शान में बातें कही जा रही हैं, उससे मनमोहन सिंह की एक बात तो साबित हो गई कि when he is no more, he would be judged right by the history, and he is being judged right by the history. आज उनके बारे में लोग सच बात कह रहे हैं, उनके बारे में आज लोग सच बात कह रहे हैं। और मैं समझता हूं ये इतिहास के साथ पहली बार ईमानदारी से लोग ये कुछ बातें इंगित करवा रहे हैं, जिससे कि ये आदमी जो कि कैसा भी प्रधानमंत्री रहा हो, लेकिन भारत का बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर था बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। सादा कुर्ता पजामा पहनना, नीली पगड़ी पहनना और अपने कड़े फैसले लेना। 2008 में जब एटॉमिक डील हो रही थी, लेफ्ट जैसी पार्टी के आप सपोर्ट से सरकार चला रहे हैं और उसको नाराज करते हुए उस डील पर आगे बढ़ना, वो वाकया तो आपको याद होगा विनोद शर्मा जी। बिल्कुल याद है मुझे, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी सरकार दांव पे लगा दी भारत के हित में। वो उस वक्त लेफ्ट पार्टीज ने अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ली इंडो यूएस न्यूक्लियर डील 1, 2, 3 पर जी। अपनी सपोर्ट उन्होंने विड्रॉ कर ली लेफ्ट पार्टी, और वो जो सपोर्ट विड्रॉ हुई उसके बाद अब क्या हुआ, तो
जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था उसके दौरान जो सब काम किया गया, वो जो किस तरह से वो सरकार बची, वो भी किसी दिन की इतिहास किसी पन्नों में लिखा जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने इनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाए, मैं समझता हूं उन्होंने एक बड़ी भारी अपॉर्चुनिटी से भारत को डिसएंगेज करने की कोशिश की, जो कि नहीं हुआ, क्योंकि वो डटे रहे अपने काम पे। मेरा ये मानना है कि मनमोहन सिंह जी जो हैं, उनकी जो जाती कंट्रीब्यूशन है वो बहुत जल्दी जज होगी इस कंट्री में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वो आदमी, जब मोदी जी पहली बार उनको आखिर जब मिले, जब वो मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, तो मोदी जी ने एक मीटिंग सीख की थी मनमोहन सिंह जी के साथ जी। और मैं मनमोहन सिंह जी को उसके एक हफ्ते के बाद मिला था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बातचीत हुई आपकी, तो उन्होंने बताया कि दो चीजों के बारे में पूछ रहे थे वो। एक तो इकोनॉमी के बारे में, तो मैंने उनको बोला कि जो आप कह रहे हैं कि आप जो इकोनॉमिक ग्रोथ में ग्रीन शूट्स हैं, वो शायद आप जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो डिमांड होनी चाहिए रूरल सेक्टर में, वो अभी तक वो डिमांड पनपी नहीं है। और मैंने कहा और दूसरी बात कि पाकिस्तान और भारत के जो संबंध हैं, उसमें अंतोतोगता मनमोहन सिंह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री को बकौल मनमोहन सिंह जी ने बताया कि जो रस्साकशी चलती है पाकिस्तान के साथ, उसमें जो पेंटागन है वो भारत का साथ नहीं देगा, वो वहां का फॉरेन ऑफिस देगा। तो मैंने उनसे जब ये कहा उन्होंने उनसे, तो मैंने पूछा कि भाई क्या मोदी जी एग्री किए कि नहीं? नहीं, उन्होंने सिर्फ हमारी बात सुन ली, एग्रीमेंट कोई बात नहीं। देखिए, वो आदमी ईमानदारी से अपना आकलन अपने सक्सेसर प्राइम मिनिस्टर को दे रहा था। और वही जो प्रथा है जो आदान प्रदान की इस देश में बड़े नेताओं के बीच, इसी आदान प्रदान से पॉलिसी मजबूत होती है। और वो भी अपने पद त्याग करने के बाद उन्होंने उसमें अपना योगदान दिया। यहां तक कहा गया उनके लोगों जो उनके साथ थे किसी जमाने में, जो किताब तक लिख की गई रिलक्टेंट प्राइम मिनिस्टर, उसमें जो बहुत सी चीजें जो लिखी गई हैं वो सही नहीं है। लेकिन अब हर किसी का अपना अपना ईमान होता है, उस ईमान से लोग लिखते हैं। लेकिन इन्होंने अपने पद की गरिमा, अपनी पोजीशन को कभी मनमोहन सिंह ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ही वॉज अ जेंटलमैन टू द कोर। वो चुप रहे, चुपचाप सहते रहे जो उनके खिलाफ लोग बोलते थे। उन्होंने कभी भी किसी खिलाफ अपशब्द नहीं बोले, कई आउट ऑफ टर्न कभी अपनी जुबान नहीं खोली। और जब तक वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद भी he continued to be a statesman prime minister. इसीलिए उन्हें सब याद भी कर रहे हैं। और विपक्ष को भी जिस तरह से उन्होंने हमेशा से सम्मान दिया, वो क्या आज के दौर में आप मिस करते हैं? थोड़ा सा सवाल आज से रेलेवेंट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और चूंकि जेडीयू के जो सांसद हैं, माफ कीजिए आरजेडी के जो सांसद हैं मनोज झा, उनका भी जो ट्वीट है कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर भी याद किए जाएंगे कि जब सरकारों से सवाल हो तो सवाल करने वाला चाहे विपक्ष का हो या मीडिया का हो, उस पे देश विरोधी होने के आरोप नहीं लगेंगे। देखिए, मनमोहन सिंह को पता था, उन्होंने जब कहा था कि इतिहास मुझे सही आकलन करेगा, मेरा आकलन सही इतिहास करेगा, वो बात सच हो गई उनकी आज के दिन ना। मनमोहन सिंह जो थे वो प्रधानमंत्री पद पाने के लिए लाइन में नहीं खड़े थे, प्रधानमंत्री पद चल के आया था उनके पास। बेशक सोनिया गांधी चल के गई थी उनके पास। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी जो थी वो अपने इशारों पे नचवाती थी मनमोहन सिंह, ये गलत बात है। एक बार थोड़ी सी उन्होंने हरिकृष्ण सुरजीत में और उनमें थोड़ा वाद विवाद हो गया था कि किसको बनाना है राष्ट्रपति का कैंडिडेट। जब दिया गया उनका नाम अब्दुल कलाम साहब का जी, तो मुझे याद है कि हमको पता चल गया था कि वाद विवाद हुआ उनमें और सीपीएम के जो उसका जनरल सेक्रेटरी थे हरिकृष्ण सुरजीत का। तो हमने जयपाल रेड्डी को फोन किया, हमने पता कर लगाने की कोशिश की कि आप बताइए सच्चाई क्या है। तो उन्होंने कहा मुझे तो ज्ञान नहीं है, मैं आपको 5 मिनट में दोबारा फोन करता हूं।
उनका दोबारा हमें फोन आया और गुजारिश ये थी कि इसके बारे में आप ना लिखें, वो प्रधानमंत्री जो हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं और शायद ये अगर सही नहीं होगा तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। और उन्होंने ये बात कही मुझे, ये मैं आपको बात इसलिए रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि सोनिया गांधी के बिहाफ पे कर। तो देखिए काइंड ऑफ सेंसिटिविटी सोनिया गांधी शोड टुवर्ड्स डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको पूरी इज्जत देती थी जाती तौर पे। जी, उनके 10 साल के कार्यकाल से पहले अगर आर्थिक उदारीकरण को लेकर आप बात करें, आपने तो बहुत से प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को देखा भी है, निजी तौर पर उनके इंटरव्यू भी किए हैं, उनसे मुलाकातें भी की हैं। कितना कुछ बदला है जो आज सभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं? क्योंकि 2014 के बाद चीजें कैसे आप देखते हैं और 2014 से पहले के प्रधानमंत्रियों को आप कैसे देखते हैं? उस जमाने में हम प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर सकते थे जाती तौर पे, जाती नहीं मतलब जो उनकी पॉलिसीज थी उनको क्रिटिसाइज कर सकते थे बेबाक होकर, बिना किसी डर के, बिना किसी इस संदेह के कि हो सकता है कि सुबह पीएमओ से फोन आ जाए। वो जो स्थिति थी वो आज के दिन शायद वैसी नहीं है। और दूसरी बात, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो आप उतने ही मेहनती थे, बिना ये कहे कि वो कितने मेहनती हैं। जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जो स्वयं बहुत मेहनती प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में एक जगह बात हो रही थी, तो हमारे एक मित्र हैं जो कि पीएमओ में काम करते थे मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जी, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने हस्तक्षेप करके हमारे उस मित्र ने कहा कि ये बात सच है, कोई भी प्रधानमंत्री जो है उसको ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता है। कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो 5 घंटे 6 घंटे का काम करके दफ्तर चला जाता है। और उन्होंने कहा कि मुझे सुबह 6 बजे फोन आता था, 5 बजे फोन आता था प्रधानमंत्री का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का, टू सीक क्लैरिफिकेशंस ऑन द फाइल, जिसमें मेरी नोटिंग्स होती। तो ये उन्होंने हमको बताया, ये प्रूव करने कि डॉक्टर मनमोहन सिंह was also a 24/7 prime minister, and like any prime minister before or after him. वो तो उस वक्त भी वो तस्वीरें नजर आई थी जब वो खुद 2006 में उनकी हार्ट सर्जरी होनी थी और कैसे एम्स में सर्जरी से पहले तक वो फाइलों के बीच में घिरे हुए थे। भाई जब उनकी हार्ट सर्जरी हो रही थी तो आपको पता है कि उस वक्त जो सर्जन कर रहे थे डॉक्टर पांड्या थे, शायद बॉम्बे से आए थे सर्जरी करने, और उनके उस वक्त म्यूजिक बज रहा था। वो म्यूजिक था ब्रायन सिलास का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। ब्रायन सिलास बहुत इंस्ट्रूमेंटलिस्ट म्यूजिशियन है, बहुत पॉपुलर है। उनका म्यूजिक चल रहा था ऑपरेशन थिएटर में एम्स में, जबकि बंबई से सर्जन आए थे उनका ऑपरेशन करने। देखिए डॉक्टर मनमोहन वाज अ रेयर ह्यूमन बीइंग, जो लैंप के नीचे में पढ़ते थे, होशियारपुर के, और लैंप के नीचे पढ़ के उन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत की तो उतनी तरक्की हासिल की। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट उनसे सलाह लेते थे। ये आदमी अपनी क्वालिफिकेशंस आस्तीन पे बांध के नहीं चलता था। ये आदमी अपनी क्वालिफिकेशन सर आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। चले बात हम करते रहेंगे विनोद शर्मा जी से, लेकिन एक बार फिर से पहले एम्स का रुख कर लेते हैं। विनय सिंह, किस तरह की अपडेट्स इस वक्त आ रही हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कौन इस वक्त पहुंचने जा रहे हैं एम्स, या अभी और इंतजार करना होगा? देखिए जो बीजेपी अध्यक्ष थे जेपी नड्डा वो जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी यहाँ पर थी, उनको बकायदा राहुल गांधी ने वीडियो कॉल करके पूरी जानकारी ली, मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन करके उनसे पूरी जानकारी ली। वहीं कांग्रेस पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है या अन्य लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन अजय उपाध्याय भी हमारे साथ हैं। अजय जी, कब पता चला और क्या कितनी बड़ी क्षति मान रहे हैं? तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले हम लोग को सूचना जैसे आई है, हम लोग भी रस किया और यहाँ आए। हमारे कांग्रेस के हमारी नेता प्रियंका गांधी जी आई हैं। वाकई
अपूर्णीय क्षति है देश के लिए। अश्रुपूर्ण हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। जिस तरह इस देश को बनाने में उनकी भूमिका रही, आर्थिक क्षेत्र हो, रणनीतिक क्षेत्र हो, या इस भारत को विश्व में एक शांति के दूत के रूप में स्थापित करने की बात हो, मनमोहन सिंह के कार्य को सदैव उल्लेखनीय कार्य रहे और पूरा इतिहास उनको याद रखेगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन जिस तरह उन्होंने दिया, जिस तरह राइट टू एजुकेशन की बात की, और जिस तरह से खाद्य सुरक्षा कानून बना करके उन्होंने आम गरीब लोगों को सशक्त करने का काम किया। प्रति वर्ष 2% जो है डिक्लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जो गरीबी को कम करके और देश को मजबूती देने का काम किया, ये अपने आप में न केवल उल्लेखनीय बहुमूल्य योगदान है। पूरा देश आज उनके लिए कृतज्ञ है और हम सब उनके जीवन के आदर्शों को याद करेंगे। सबसे जो बड़ी बात थी, क्या शालीनता थी, क्या सौम्यता थी, और शालीन राजनीति के वो प्रतीक हैं। उनको आजीवन जब जब राजनीति में कोई आएगा जो परंपरागत मूल्यों की राजनीति करेगा, जो आदर्शों की राजनीति करेगा, जिसके लिए भारत पहचाना जाता है, तो निश्चित तौर पे सिंह को याद किया जाएगा। और डॉक्टर सिंह जो है, सिंह इज ऑलवेज किंग, हमेशा वो किंग रहेंगे। मुझे वो याद है जब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर सुषमा स्वराज ने तंज करते हुए एक शेरो शायरी में की थी और उन्होंने बहुत शालीनता से उस शेरो शायरी का जवाब दिया था। लाजवाब थे, बोलने की अदा, अंदाज, बोलते कम थे लेकिन करते ज्यादा थे। वो कथनी में विश्वास, करनी में विश्वास रखने वाले आदर्श पुरुष हैं, वाकई देवतुल्य हैं। और भारत को जिस तरह दो बार आर्थिक, जब विश्व में आर्थिक संकट, उस समय भारत को कैसे उन्होंने आर्थिक संकट से निजात दिला करके और विश्व के स्तर पर भारत को मजबूती देने का काम, चाहे उदारीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाकर मानवीय चेहरा देने का काम, ये मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा। आज आधार कार्ड की बात होती है, वो पहचान देना, वो आम नागरिकों को पहचान देने का काम किसी ने किया तो डॉक्टर साहब ने किया। डॉक्टर साहब वाकई आप देवतुल्य इस भारत के लिए रहे। आपके कृतित्व को, आपने जो इस देश के लिए समर्पण किया है, समर्पित होकर के काम किया है, निस्वार्थ भाव से काम किया है, बिना डंका चोट बिनाए, वो पूरा देश, पूरा भारत याद कर रहा है। और सच पूछिए तो उनके आज स्वर्गवास होने का पूरा विश्व जो है कहीं न कहीं उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देगा। ऐसे राजनेता बिरले होते हैं, बिरले होते हैं, बिरले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि जमाने को उसके कद का अंदाजा ना था, लेकिन सादगी, उसकी सादगी जितनी थी, सारी दुनिया उसकी सादगी की कायल थी। एक चीज और बताइए अजय जी, जिस तरह क्या कल का क्या प्रोग्राम रहेगा, कहाँ उनका क्रीमेशन होना है, कहाँ रखा जाएगा, कुछ प्रोग्राम आया आप लोगों के पास? अधिकृत तौर पे तो अभी कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जो सूचनाएं हैं उसमें निश्चित तौर पे उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर जाएगा और कार्यालय कल 24 अकबर रोड, जहां उनकी सेवा, जहां उनका समर्पण, जहां वैचारिक उनकी आधार, जहां लाखों कार्यकर्ताओं का उन्हें प्रेम और उनका हम सब जैसे सामान्य कार्यकर्ता के लिए स्नेह, निश्चित तौर पे हम सब वहां उनको श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद का कार्यक्रम जो भी होगा वो आपको निश्चित तौर पे सूचना मिलेगी। आपके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी का आने का कितनी देर में है, कुछ उसका आपको आइडिया? आप सबको पता है आज हम लोग का बेलगामी में 9 सत्याग्रह आंदोलन, जो गांधी जी 100 वर्ष पहले जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे आज ही के दिन, तो वहां हमारा CWC का एक्सटेंडेड कार्य समिति की बैठक चल रही है। और जैसे ये सूचना मिली है उसी क्षण राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी दोनों जो है एम्स के लिए रस कर गए हैं। और मुझे लगता है बहुत शीघ्र ही वहां पहुंचेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। मनमोहन सिंह एक अलग कद के व्यक्ति थे। हम लोग चूंकि शिक्षा जगत से भी मैं जुड़ा हुआ हूं, 2 बार उनसे मुझे मिलने का अवसर मिला है। एक बार जब छात्र राजनीति में था और जब न्यूक्लियर डील उनका था, उस पर मैंने एक किताब जब लिखी तो उस दौरान उनसे मैं मिलने गया और इतनी शालीनता के साथ उन्होंने जो है उस कद का व्यक्ति, और उस पर जो डिटेल्स चर्चाएं हमारी हुई। और लगभग 4-5 साल पहले भी एक बार मुझे उनके आवास पर मिलने का मौका मिला। तब जब प्रधानमंत्री के पद पे, उस इतने बड़े पद पर थे तब, और या प्रधानमंत्री नहीं रहे तब, दोनों वक्त उनके व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं। उनके लिए सत्ता कोई मीनिंग नहीं थी,
उनके लिए पावर का कोई अर्थ नहीं था। वो सब चीज को सेवा भाव से ही देखते थे। वाकई निर्विकार रूप से जो स्थिति प्रज्ञ की संज्ञा दी जा सकती है, जो गीता में दी जाती है, वो एक स्थिति प्रज्ञ महापुरुष थे और सदैव याद किए जाएंगे। और ऐसे पल आपको याद आ रहे हैं जब उनका कार्यकाल रहा, हालांकि विपक्ष में कई बार कई अच्छी बातें भी नहीं कही गई उनके बारे में, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में बने तो बताया जा रहा है कि उनसे पूर्व प्रधानमंत्री या स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अगर मैं बात करूं, उनसे उनकी पूरी अर्थ के बारे में राय ली थी प्रधानमंत्री मोदी ने। देखिए, मनमोहन सिंह जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि चाहे आप उनके पक्ष के हों या विपक्ष के हैं, आप सब उनके साथ होते हैं और राष्ट्र की निधि थे वो। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए वो उनका योगदान है, उनकी जो सोच है और उनकी नीतियों पर आज वो वक्त नहीं है, पर मैं जरूर कहना चाहूंगा उनकी नीतियों के साथ यदि देश उसी गति से प्रोग्रेस किया होता जो 10 साल में उनके समय की जो आर्थिक विकास की जीडीपी की जो दर थी, तो हम 2019 में तीसरी सबसे विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुके होते। ठीक है, परिस्थितियां जो भी रही, जो उनकी राय थी, यदि सरकार ईमानदारी से उनकी राय पर अमल की होती, निष्पक्ष भाव से, बेशक उनके उस राय को पब्लिक डोमेन में ना भी लाती लेकिन उसको अपनाती, तो भारत आज विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होती और हर व्यक्ति की आय कम से कम दोगुनी हो जाती। आज वो वक्त नहीं है कि मैं कोई कटाक्ष सरकार पे करूं, पर यह भी सच है कि मनमोहन सिंह जी को जिस तरह से ये सरकार लगातार उनको कटाक्ष करने का प्रयास की थी, इस सरकार को भी पता है कि मनमोहन सिंह क्या चीज थे। बिना कुछ बोले न सरकारों को पता है बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया को पता है किस तरह का व्यक्तित्व डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा है और उन्होंने देश और दुनिया के लिए क्या कुछ किया है। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ। संजीव, सरकार की तरफ से किस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं कार्यक्रम को लेकर या राष्ट्रीय शोक को लेकर? देखिए, सरकार की तरफ से बड़े नेता के तौर पर सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एम्स पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर के पूरी घटना की जानकारी ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने ट्वीट में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जिनके साथ उन्होंने कई लंबी बातें की और बहुत कुछ सीखा उनसे और उनके इस परिवार के इस दुखद क्षण में उनके साथ खड़े होने की बात की। बहुत ही बातें कही जाती हैं, राजनीतिक आदान प्रदान, कटुता भरी बातें, लेकिन आखिरकार जिन मूल्यों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह खड़े थे, आज पक्ष प्रतिपक्ष की वो सारी सीमाएं मिट चुकी हैं और ऐसे में जबकि अब वो हमारे बीच नहीं है, लोगों के पास बस उनके लिए कुछ अच्छे शब्द हैं जो कि शायद उनकी जो हकीकत है, उनके वजूद की हकीकत वो दर्शाते हैं। वो केवल आंकड़ों की ही बात नहीं करते थे, अर्थशास्त्र के बारे में उनके बहुत ज़्यादा कही जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो मानवता उनके भीतर थी, जितना मानवीय मूल्यों को वो समझते थे और जिस तरह से उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते थे, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। उर्दू के जानकार थे और जहां वो अर्थशास्त्र को समझते थे, वैसे ही उर्दू शायरी को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे और डॉक्टर अल्लामा इकबाल की कई शेर उन्होंने अपने वित्त मंत्री के काल में और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री के तौर पर भी पढ़े, जो उनकी अपनी निजी जो वो अपना एक झुकाव उनका था वो दर्शाता था। उनकी सौम्यता आज की तारीख में सबों को याद आ रही है। उनका दर्शन कि कैसे आम आदमी को मजबूत किया जाए, सशक्त किया जाए, वो तमाम बातें लोगों को याद आ रही हैं। संजीव, आपने अल्लामा इकबाल का जिक्र भी किया और खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह किस तरह से सदन में खड़े होकर शायरी के जरिए विपक्ष को जवाब दिया करते थे और लाजवाब कर देते थे, तो ये भी उनकी तरफ से कहा गया था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। ये भी उनकी तरफ से कहा गया था। ये भी बार बार जहन में आ रहा है। एक वो जब सवालों के जवाबों को लेकर उन्होंने शेर कहा था और एक वो जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। मैं लगातार आपसे बात करते रहूंगा, लेकिन विनय सिंह के साथ कोई इस वक्त जुड़े हुए हैं, तो विनय सिंह का एक बार रुख करेंगे एम्स के बाहर से। विनय, देखिए, मैंने बताया कांग्रेस के नेता स्पोक्स पर्सन जो हैं वो लगातार आने शुरू हो गए हैं। ज़ेबा खान पहुंची हैं यहाँ पे, हमारे साथ हैं। ज़ेबा जी, कितनी बड़ी क्षति
ये बहुत बड़ी क्षति है और इसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। जिस तरह मनमोहन सिंह का, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जी का इस देश को बनाने में इनका योगदान था, वो योगदान हमेशा हम याद करेंगे और इनकी जगह को कोई पूरा नहीं कर सकता। जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी झेल रहा था, उस समय भारत में आर्थिक मंदी नहीं आई थी। ये सिर्फ इतने बड़े अर्थशास्त्री थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, ये उनकी देन थी। और आज जो मोदी सरकार 80 करोड़ देश की जनता को राशन बांट रही है, वो भी पूर्व देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो लाए थे, उसके तहत बांट रही है। और इनके योगदानों की क्या कहा जाए, बोले कम है और किए ज्यादा हैं। इन्होंने देश में बोला हमेशा कम है और बहुत ज्यादा दिया है और किया है। हमारा ये देश हमेशा ऋणी रहेगा। और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़े नेता को और एक गार्जियन को खो दिया, जो जिसकी जगह की कोई भरपाई नहीं कर सकता है। बहुत मन दुखी है और बहुत दुखी मन से उनको श्रद्धांजलि देती हूँ मैं। बिल्कुल, कांग्रेस के लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। और वहीं विपक्ष की अगर मैं बात करूं, मायावती हो, योगी आदित्यनाथ हो या मनीष सिसोदिया हो, सभी लोग उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए सभी लोग मैसेज कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। माना ये जा रहा है कि थोड़ी ही देर में, क्योंकि नेता विपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो बेलगावी से बताया जा रहा है कि सीधा यहीं पर आएंगे। हालांकि प्रियंका गांधी अभी यहाँ से निकल चुकी हैं और वो यहाँ पर सीधा आएंगे, तो उसके चलते वो सीधा मनमोहन सिंह जी के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। और हलचल पर आप नजरें बनाए रखिए विनय सिंह, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। तमाम नेताओं के आने का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है और अब इंतजार किया जा रहा है, चूंकि कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो तो कर्नाटक के बेलगावी में थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी वहां पर रखी गई थी। 27 तारीख को कल एक कार्यक्रम भी बड़ा वहां पर रखा गया था, रैली, जिसे रद्द कर दिया गया है। जैसे ये खबर आई कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे हैं, तो कांग्रेस के तमाम नेता अब दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन न्यूज रूम से मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। संजीव, हम बात कर रहे थे उनके पूरे, सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि उनके पूरे जीवन की। पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में उनकी पैदाइश होना, उसके बाद अमृतसर में परिवार का शिफ्ट होना, तमाम महरूमियों से जूझते हुए, तमाम जिंदगी के स्ट्रगल से आगे बढ़ते हुए एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर पहले प्रोफेसर बनना, साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखना, विदेश भी जाना, आरबीआई का गवर्नर बनना, रिजर्व बैंक का गवर्नर बनने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर बनना, आर्थिक उदारीकरण के दरवाजे खोलना और देश की इकोनॉमी को मानो पंख लगा देना, एक बूस्ट देना और उसके बाद प्रधानमंत्री बनना। मनमोहन सिंह को आज इसीलिए तो सब याद कर रहे हैं कि कैसे सादा जीवन, उच्च विचार, कम कहना लेकिन ज्यादा करना, यही मनमोहन सिंह थे। जहाँ देखिए, एक उनके मित्र हुआ करते थे और वो मित्र कहाँ से आते थे? वो आते थे गाह, एक गांव था वेस्ट पंजाब में जो कि आज की तारीख में पाकिस्तान है, और वहाँ से वो मिलने आया करते थे प्रधानमंत्री निवास। और बहुत कम उनके मित्रों को हम लोग पब्लिकली जान पाए थे जब कवर किया करते थे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, और वो आते थे और उस दौर में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और वो कटुता थी, वो तमाम बातें, लेकिन वहाँ से वो आते थे और मोहना कहते थे। और हम लोगों ने एक बार उन्हें वहाँ प्रधानमंत्री निवास जो उस वक्त 7 रेस कोर्स रोड कहलाता था, उनको कवर भी किया था। उनके मित्र आए थे। देखिए कितनी पुरानी बात, 1932 में उनका जन्म हुआ था और उसके बाद जब स्कूल जाया वो करते थे तब के वो मित्र थे और तब वो यहाँ आए थे। छोटी छोटी बातें जो उनके बारे में याद पड़ती हैं। कभी कभी बहुत शाम हो जाया करती थी और साउथ ब्लॉक में उस वक्त ज़रा सिक्योरिटी कम हुआ करती थी, तो हम लोग पाते थे कि एकमात्र गाड़ियों का एक कैवलकेड है जो रुका हुआ है। और वो किसका कैवलकेड है जो साउथ ब्लॉक में रुका हुआ है? तो पाया ही जाता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी भी शाम के 7 बज गए हैं, 7:30 बज गए हैं और वो रुके हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। सब कुछ एकदम शांत नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में पड़ जाता था, लेकिन डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं। कुछ इस तरह की बातें सुना करते थे। और केवल अर्थशास्त्र ही नहीं, उनका जो दायरा था, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, उर्दू शेर व शायरी को लेकर के और दर्शन को लेकर के बड़ा ही ज़बरदस्त था। और
उस दौर में जिस तरह से बहुत से आपको विद्वान नेता मिलते हैं, हम लोगों ने सुषमा स्वराज की बात की, वो शेर व शायरी का अंदाज जिसमें कि कटाक्ष के ज़रिए शेर पढ़ करके आर्थिक नीतियों को या फिर सियासी तौर पर उनकी नीतियों को चैलेंज किया जाता था, वो शेर जो कि एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने सुषमा जी ने पूछा था जब ये 2G और आदर्श हाउसिंग और ये तमाम स्कैम्स की बात हो रही थी, तो उन्होंने पूछा था सुषमा जी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कि तू इधर उधर की न बात कर, बता ये काफिला क्यों लूटा, तो मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। डॉक्टर मनमोहन सिंह से जब उन्होंने पूछा और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फिर शेर व शायरी में ही उनका जवाब दिया था, डॉक्टर इकबाल के उस शेर को पढ़कर कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं मैं, मेरा शौक तो देख, मेरा इंतज़ार देख। और उस वक्त सदन में जितने समझने वाले थे वो समझ गए, जो सदन की गरिमा थी वो भी रही, और साथ ही साथ जिस तरह से आदान प्रदान हो रहा था वो भी अपने आप में ज़बरदस्त। आज की तारीख में अपने तरीके से आदान प्रदान होते हैं और जाहिर है कि इस तरह की तुलनात्मक बातें सामने आ ही जाती हैं, और यही एक छोटी छोटी बात है जो कि आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में हमेशा सुनने को मिलेगी। उस दौर में राष्ट्रपति भवन में जब भी जाने का अवसर होता था और कोई भी समारोह हो तो ये हमेशा मौका मिलता था कि जब समारोह ख़त्म हो गया और जहाँ पर चाय का इंतज़ाम होता था उस वक्त डॉक्टर सिंह जाया करते थे, और जहाँ पर चाय का इंतज़ाम होता था राष्ट्रपति भवन में तो हम रिपोर्टर्स दौड़ करके खड़े हो जाते थे उस जगह से जहाँ से वो गुजरेंगे, और हमेशा जब भी हमें मौका मिला हम लोगों ने प्रश्न किया, जो भी उस वक्त समसामयिक गतिविधियाँ हो रही हैं सियासी, उस पर वो बेबाकी से अपनी राय रख देते थे, कह देते थे। लोग समझते हैं कि ही वाज अ मैन ऑफ। संजीव, आप जिक्र कर रहे थे सुषमा स्वराज के सवाल और उस पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का सदन में जवाब, तो जरा इसे सुन लेते हैं। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। सदन में इस तरह से भी चर्चा हुआ करती थी संजीव, और आज इसीलिए मनोज झा को भी एक्स पर पोस्ट करके याद करना पड़ा उस वक्त को जब 10 सालों तक कैसे प्रधानमंत्री रहते हुए तमाम विपक्ष के हमलों को, विपक्ष के सवालों को सुना और उस पर जवाब देने की कोशिश भी प्रधानमंत्री रहते हुए, उस पद पर रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की। तो वो तो एक युग का तो याद सभी कर ही रहे हैं, लेकिन विपक्ष आज भी उन बातों को याद कर रहा है, उन योजनाओं का जिक्र कर रहा है कि कैसे वंचितों के लिए अपने पूरे कार्यकाल के दौरान योजनाओं को लाते रहे और कैसे फायदा मिल सके उस लाभार्थी वर्ग को, यह कोशिश करते रहे एक अर्थशास्त्री के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह।
यहाँ देखिए, उनकी जो ताकत थी वो तो अर्थशास्त्र ही थी, और जिसके दम पर उन्होंने अपने लिए एक शख्सियत का निर्माण किया और बहुत ही गरीबी से आगे बढ़ते हुए एक अर्थशास्त्री के तौर पर उन्होंने पूरी दुनिया में जो पहचान बनाई, उसका फ़ायदा देश को हो, इस बात को सुनिश्चित उनके उस कार्यकाल ने किया जो उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर निभाया और बाद में फिर प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में निभाया। देखिए, 10 साल का फासला है, सिलसिला है 2004 से 2014 का, लेकिन अगर आप मुझसे एक ऐसे रिपोर्टर के रूप में पूछेंगे जिसने पूरे 10 साल को कवर किया है, तो मैं मानूंगा कि 2004 से 2009 का जो कार्यकाल था वो स्वर्णिम काल था उनके लिए, जिसमें कि उन्होंने बहुत बढ़कर के काम किया। और भले ही कम बहुमत था, कांग्रेस के पास 145 के आसपास ही सीटें थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उस कॉन्ट्रडिक्शन को जो कि साथ आता है किसी भी गठबंधन के, उसको मैनेज किया और साथ ही साथ नई नई स्कीम्स और योजनाएं उन्होंने लाई। देखिए, उनके पीछे, ठीक पीछे अटल बिहारी वाजपेयी की महान शख्सियत के तौर पर प्रधानमंत्री का काल बीता था, और अटल जी अपने आप में पद से बड़े थे। और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का आना, डॉक्टर मनमोहन सिंह उतने ही कम बोला करते थे और अटल जी शब्दों के जादूगर थे, और उन्हें बोलना था तो अपने काम से बोलना था, और इस चुनौती को उन्होंने स्वीकारा। और जिस तरह से उन्होंने स्वीकारते हुए उन 5 सालों में काम किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, और एक उसके लिए कॉमन अम्ब्रेला टर्म उस वक्त कॉइन किया गया था, राइट्स रेजीम, यानी कि अधिकार देने का जो एक सिलसिला था आम आदमी को, उसकी शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह के जरिए हुई थी। और वो तमाम अधिकार, मनरेगा भी एक अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी एक अधिकार है, एक नायाब चीज़, एक नई चीज़। हालांकि बाद में इसी राइट टू इन्फॉर्मेशन का इतना ज़बरदस्त प्रयोग उन्हीं की सरकार के खिलाफ हुआ। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये तमाम ऐसे अधिकार थे जिसके साथ आज की तारीख में एक आम आदमी अपने आप को सशक्त महसूस करता है। वो 2004 से 2009 के बीच ही उन्होंने किए थे। वो जो डील साइन की गई थी, न्यूक्लियर डील, जिसके लिए उन्होंने अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया था 2009 में। जी हाँ, 2009 में बोला यही जाता है कि वो शायद नहीं बनना चाहते थे प्रधानमंत्री। उन्होंने इतिहास एक गढ़ दिया था। 145 से जो आंकड़ा था कांग्रेस का, वो 205 पर पहुंच गया था, लेकिन शायद उनकी पार्टी की ज़रूरत थी, उस वक्त की सियासत की ज़रूरत थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन अपने पहले कार्यकाल के लिए और उसके बाद फिर उसके पहले वित्त मंत्री के तौर पर जो उन्होंने काम किए थे, और आर्थिक उदारवाद की जो एक धारा बही हमारे देश में, जिसने हमें आज की तारीख में इतना सुदृढ़ कर दिया है। याद करें आप मकसूद, डबल डिजिट जीडीपी का, ये एक ऐसी उपलब्धि थी जो अभी तक हमें मनमोहन सिंह के पहले देखने को नहीं मिली थी, लेकिन डबल डिजिट जीडीपी की उन्होंने अचीव की और लगातार कई सालों तक अचीव करते चले गए। और उसके बाद तो अब आम हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री आज कहते हैं कि हम कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, और ये जो दावा है, विकासशील देशों में सबसे अग्रणी था भारत उस वक्त में, उस दौर में। और उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में हमारी सरकार ये कह पा रही है कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जो कि जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में तब्दील हो जाएंगे। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह थे, और शायद एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं होता, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं होते, तो ये शायद उतना संभव नहीं हो पाता। जी ठीक, विनय भी हमारे साथ लगातार बने हुए एम्स से। इस वक्त विनय, किस तरह की अपडेट्स एम्स के बाहर आप देख पा रहे हैं, वहां से अंदर से क्या खबरें इस वक्त आ रही हैं? देखिए, बताया जा रहा है कि एम्स जो है, जो हालांकि उन्होंने एक लिखित में अनाउंसमेंट तो कर ही दिया है, कंफर्म कर दिया है, लेकिन एक एएनआई को भी शायद बाइट वो थोड़ी देर में देगा, मीडिया को बुला के बाइट देगा। और वहीं जो उसके लोग, उनके जो वो उनके फैंस जो हैं, वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं मनमोहन सिंह के फोटो लेकर। एक कुछ पंक्तियां भी मैं एक उनके फैंस बोल रहा था यहाँ पर कि जमाने को उसके कद का अंदाजा नहीं, वो आसमां था मगर फिर भी झुककर चलता था। शेरो शायरी में उनके फैंस जो हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और धीरे धीरे उनका तांता यहाँ पर, अगर मैं कहूँ कैमरामैन को दिखाया, देखिए कितना तांता यहाँ पर लग गया है। मीडिया का जमावड़ा, ऐसा मीडिया का जमावड़ा जो है वो रेयर ही होता है। एक उनके फैंस हैं यहाँ पर, मैं उनसे बात कराऊंगा। क्या नाम है आपका?
सर मेरा नाम अनवर मिर्जा है। हाँ। रजौरी गार्डन विधानसभा दिल्ली से हूँ सर मैं। अच्छा। और सबसे पहला इलेक्शन दिल्ली के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लड़ा था, तो मेरे क्षेत्र से लड़ा था, दक्षिण दिल्ली से मल्होत्रा जी के खिलाफ। मेरी बहुत छोटी उम्र थी जब मैं उनके पास आया और उनकी मैंने जब गाड़ी खोली, व्हाइट गाड़ी के अंदर आए थे, व्हाइट कुर्ता पजामा पहनकर आए थे, मैंने गाड़ी खोली तो मैं नारे लगाने लगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो उन्होंने कहा बेटा तू इतने नारे लगा थक जाए, मैं कहा नहीं सर मैं नहीं थकूंगा। उसके बाद ये विधानसभा की है, जब 2019 के अंदर आए थे तब भी रजौरी गार्डन पूरी दिल्ली के अंदर उन्होंने प्रचार करा था, तो एक रजौरी गार्डन विधानसभा में ही आए थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रचार करने विधानसभा का। तब भी वो जब आए थे तो मैंने उनको कहा, मैं कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मेरे को पहचाने, कहता बेटा मैं कहा वही हूं मैं जो नारे लगाता, कहता जब तू मैं गाड़ी से उतर रहा था तब भी तूने मेरे को नारे लगाए, तब भी मैं पहचान गया था तेरे को। तो सर मैं उनकी यादों को नहीं भूल सकता और मेरे को दर्द और एहसास है। मैं तो बार बार आप सबके चैनलों से कहना चाहता हूं कि अगर डॉक्टरों के अंदर ताकत और हिम्मत हो तो मेरी जान ले लो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बचा लो। इस देश को डॉक्टर मनमोहन जी की जरूरत है। तो वाकई इस तरीके के ख्याल हैं क्या? वित्त मंत्री रहते हुए भी इस देश के लिए मेहनत करी और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी देश की जो मेहनत उन्होंने करी है उसको कोई भुला नहीं सकता सर। उनकी उपलब्धियां किस रूप में याद कर रहे हैं? सर वित्त मंत्री रहे तब भी उन्होंने इस देश के अंदर अगर पैसों की हो, विपक्ष की बात, कोई भी बात हो इस देश में, अगर इकोनॉमी की बात हो तो उन्होंने सबसे ज्यादा काम करा। आज अगर हम लोग पैसे को देखते हैं, किसी चीज को देखते हैं, प्रॉपर्टी को देखते हैं, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बहुत मेहनत और कुर्बानी है। इस देश को खींचने में वित्त मंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बहुत मेहनत और ताकत इस देश के लिए लगाई। वाकई वो जिस तरीके से उन्होंने, जब पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई थी उस समय वो यहाँ पर थे, और वहीं अगर मैं उनकी बात करूं यहाँ पर देश अगर की अर्थव्यवस्था को उस मंदी से बचाकर रखना, उस रिसेशन से बचाकर रखना और मजबूत भी बनाए रखना, ये अपने आप में इसीलिए उन्हें सब याद भी कर रहे हैं क्योंकि एक बड़े अर्थशास्त्री थे, अमेरिका के राष्ट्रपति तक उनसे फोन किया करते थे सलाह के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। संजीव, परिवार को लेकर किसी तरह की कोई अपडेट्स, जानकारी आपके पास मिल पाई है? और कांग्रेस के नेताओं के बारे में जो कर्नाटक से जिन्होंने टेक ऑफ किया था दिल्ली के लिए? देखिए, जो कर्नाटक से लोग चले हैं वो तो एयरबॉर्न हैं और वो दिल्ली पहुंचेंगे थोड़ी देर में। और जहां तक सवाल डॉक्टर सिंह के परिवार का है, उनकी दो बेटियां हैं, एक तो भारत में ही दिल्ली में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और दूसरी अमेरिका रहती हैं। और जाहिर है कि अमेरिका से अगर वो यहाँ अभी इस वक्त नहीं होंगी तो वो आएंगे, इंतज़ार किया जाएगा। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, सभी सरकारी कामकाज रद्द कर दिए गए हैं और इस तरह से लोग बाग उन्हें याद करेंगे। जो वृहद कार्यक्रम है, ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो तभी बनाया जाएगा जब खड़गे साहब जो मौजूदा अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो दिल्ली पहुंचेंगे, एम्स पहुंचेंगे। हालांकि इतना तो तय है कि उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय आएगा और एक लंबी श्रृंखला लोगों की दिखाई आपको पड़ेगी कल परसों में, जब वहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर लाया जाएगा। उन्होंने हर व्यक्ति के जीवन को कहीं ना कहीं छुआ अपने लंबे कार्यकाल में और आर्थिक उन्नयन के जिस मार्ग पर देश को डाला उसमें आम आदमी का बड़ा फायदा हुआ। क्योंकि जो योजनाएं थी संजीव, जिस पर हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, वो सीधे आम आदमी से जुड़ी थी। चाहे वो सूचना का अधिकार हो, आप सरकार से सवाल कर सकते हैं, सरकार से जानकारियां ले सकते हैं, राइट टू एजुकेशन हो, आपको पढ़ने का अधिकार है। कोई पढ़ नहीं सकता, फीस जमा नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ाना आपको होगा। राइट टू फूड हो, फूड सिक्योरिटी हो, मनरेगा हो, आपको रोजगार दिया जा रहा है, रोजगार अगर नहीं दे सकते तो आपको उसका पैसा आपको मिलेगा। वो सीधे आम आदमी से जुड़ा हुआ है। देखिए, एक फिलॉसफी जो लोगों के दिमाग में उस वक्त काम कर रही थी कि जो हमारी राजनीतिक आज़ादी है, और राजनीतिक आज़ादी आप जानते हैं साल 1997 में हम लोगों ने 50 साल पूरे कर लिए थे, लेकिन राजनीतिक आज़ादी जो हमारे देश की हुई वो आर्थिक आज़ादी के तौर पर हमारे सामने नहीं आई थी। हर व्यक्ति जो अपने आप को आज़ाद पाता है वो अपनी दुश्वारियों और मुश्किलों से भी आज़ादी चाहता है, और शायद इसी दर्शन को, इसी भाव को उन्होंने समझा और उसे अपने स्कीम्स और योजनाओं के जरिए कार्यान्वित करने की कोशिश की। और वो जो तमाम योजनाएं आप गिनवा रहे हैं, और बहुत सही, वो तमाम योजनाएं दरअसल इसी भाव से सोची गई थी, उनको गढ़ा गया था ताकि कहीं ना कहीं वो अधिकार आम आदमी के हाथों में जाए, जिससे कि वो अपने आप को सुदृढ़ महसूस करे। और ये जो शिक्षा और स्वास्थ्य के मसले होते हैं जिनको लेकर के आदमी जीवन भर परेशान होता है, वो जो नौकरी की बात होती है, जो गाँव में ख़ास तौर पर जिस तरह से
है, रोजगार की समस्याएं होती हैं, वो तमाम समस्याओं को समझते हुए बड़े एक्सपर्ट्स के साथ वो बैठा करते थे और हर क्षेत्र, हर डोमेन के एक्सपर्ट्स के साथ उनका जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। हालांकि हर प्रधानमंत्री उसको करते हैं, लेकिन बहुत से सामान्य लोग जो कि कहीं ना कहीं कुछ एक्सपर्टीज हासिल रखते हैं, उनसे लगातार उनकी मुलाकातें हुआ करती थी और ऐसा लगता है कि उन सबका ही एक मिला जुला असर था कि उन्होंने ऐसी योजनाएं चलाई जिसके कारण उन्हें आज भी याद किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका संजीव, तमाम डिटेल पर बात करने के लिए आप नजरें बनाए रखें। आगे और अपडेट के लिए आपसे लगातार हम बात करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। आप